कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक जितना तुम लोगों ने एलिमिनेशन पढ़ा, अभी इसमें मैंने तुम्हें EI मैकेनिज्म क्या होती है वो नहीं बताया है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। बट अभी E1, E2, E1CB जितना पढ़े हो, कम से कम उसके बेसिस पे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, बना सकते हो, थोड़ा उस पर बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने है, प्रोडक्ट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अब देखो डिहाइड्रेशन क्या होता है ये तो तुम जानते ही होगे। हम लोग H2O को एलिमिनेट करते हैं। H2O कभी भी मॉलिक्यूल में, मैं कहूँ सबस्ट्रेट में, पहले से मौजूद नहीं होता, वो अल्कोहल के फॉर्म में होता है, यानी कि OH के फॉर्म में होता है। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर OH को जब प्रोटोनेट कर देते हैं, क्योंकि OH तो एक बैड लिविंग ग्रुप है, तो H2O में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि हाँ करके मेरा जो पर्टिकुलर अल्कोहल है वो क्या हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया। और बाद में हम लोग उसके ऊपर से वो H2O हटा देते हैं और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, है ना। अच्छा, तो अभी इससे पहले वाली जो क्लास हुई, उस पर्टिकुलर क्लास में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि कैसे आप E1, E2 और E1CB इनको आपस में डिस्टिंग्विश करते हो। ये पर्टिकुलर टॉपिक देखे थे हम। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में तुमको मैंने क्या बताया था कि आप लोगों की जो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हैं, ये जनरली या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो ये आप लोगों को मैकेनिज्म को फॉलो करती हुई दिखेगी E1, है ना। और अगर ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है तो एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी किसकी, रीअरेंजमेंट की। तो ये एक पॉइंट होना चाहिए, माइट बी देयर अ रीअरेंजमेंट, ठीक है, कि वहाँ पे क्या हो सकता है, एक रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती। डन, ये इतना सा पॉइंट तुम लोगों को अपने छोटे दिन में याद रखना। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो देखो क्या है आप लोगों के पास सवाल। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया है एक बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन रिंग में यहाँ OH है और यहाँ पे Me है। इसका आपको डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट बताना है। बेंजीन रिंग है, नॉट बेंजीन रिंग, सॉरी, साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर OH है, इसका बताना है। अच्छा, एक और ले लेते हैं C पार्ट में, ये आपका साइक्लोपेंटेन है और ऊपर में CH2 और OH है। चलो पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे दूसरी बात करेंगे। तो पहले वाले केस में अगर मैं OH को रिमूव कर दूं, क्योंकि मैंने कहा ये E1 के थ्रू जाता है, अगर E1 के थ्रू जाता है तो तुम तो जानते हो कि पहली स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने कार्बोकैटायन बनाया। और तुम तो ये भी जानते हो कि अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो माइट बी देयर अ पॉसिबिलिटी कि रीअरेंजमेंट हो। यहाँ पे कार्बोकैटायन कहाँ जाएगा रीअरेंज होकर, रिंग 6 से 7 में एक्सपैंड तो हो नहीं सकती, है ना। आपके जो कार्बोकैटायन अभी जहाँ है वो ऑलरेडी 3 डिग्री पर है, तो उसका फर्दर, ठीक है, आप लोगों का अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। अब बताओ बीटा पोजीशन कहाँ है, तो ये तो देखो अल्फा है, इसके बाजू वाली दिस इज माई बीटा, दिस इज माई बीटा, क्योंकि वो Me है और वो CH2 है, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ही। हाँ, लेकिन ये वाली पोजीशन भी क्या आएगी, बीटा डैश, क्योंकि दोनों ही CH2 हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में। और उनके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर भी सेम है, एनवायरनमेंट भी सेम है ना। बोलो प्रोडक्ट क्या बच जाएगा। अगर मैंने मान लेते हैं बीटा से आप लोगों का हाइड्रोजन निकाला, सो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। और अगर मान लेते हैं मैंने बीटा डैश से हाइड्रोजन निकाला, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाहर वाला Me वैसे का वैसी, और यहाँ पे क्रिएट हो गया डबल बॉन्ड। चाहे ऊपर के बीटा डैश से निकालो या चाहे नीचे के बीटा डैश से निकालो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। एक सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, इसमें भी देखो अल्कोहल है और हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन कराना है। तो तुम तो जानते हो कि पहली स्टेप में प्रोटोनेशन होगा। मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, पूरी पहली स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। ये जो आपको OH दिख रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O पॉजिटिव में। फिर ऑक्सीजन अपने ऊपर का वो पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए बोलो क्या करेगा, जहां पे भी वो जुड़ा है वहां से वो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा
और बेचारे जिस जगह से वो जुड़ा हुआ था उस जगह क्रिएट हो जाएगा कार्बोकैटायन। फिर अब ये कार्बोकैटायन सोचेगा क्या मैं खुद को रीअरेंज करवा सकता हूँ क्या? तो हाँ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी। क्यों होगी यहाँ पे रीअरेंजमेंट? क्योंकि फिलहाल जो कार्बो ये 1 डिग्री का है और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन ये डिग्री का है 3, तो रीअरेंजमेंट होगी। अच्छा 3 डिग्री तो छोड़ो, अगर ये कार्बोकैटायन मान लेते हैं 1 डिग्री वाली पोजीशन पे आ गया तो आने के बाद बताओ जाएगा, आपको नहीं लगता एक अच्छी खासी रेजोनेंस भी हो जाएगी? देखो डबल, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, राइट, जो कि पहले केस में पॉसिबल नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। अब तुम्हें रीअरेंज करने के बाद सीधा एलिमिनेशन करना है। अब एलिमिनेशन करने के लिए बीटा पोजीशन मार्क करो, तो जहां कार्बोकैटायन है दैट इज अल्फा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा उसके अलावा जहां पर आप लोगों का बीटा है वो क्या होगा, एक मान लेते हैं नीचे वाला बीटा, इस बाजू वाले को मैंने दे दिया बीटा डैश। अच्छा देखो यहाँ कोई बीटा नहीं कहोगे, क्यों नहीं कहेंगे मैम हम इसको बीटा? बीटा उसको कहते हैं जिसके पास हाइड्रोजन होता है रिमूव करने के लिए, वहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो काय का बीटा है ना। देखो 2 बॉन्ड वो ऑक्सीजन के साथ बना चुका है, एक उसने इधर से बना लिया, एक इधर से बना लिया, तो 4 तो वो ऑलरेडी बना चुका है, तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं एलिमिनेशन का ऑप्शन, तो इसीलिए वो नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अभी प्रोडक्ट लिखूं तो एक बार के अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ, एक बार बीटा डैश के अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ। तो अगर मैं बीटा डैश के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लूंगी तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपकी रिंग, ऊपर में डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड। और अगर मैं बीटा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखूंगी, ठीक है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड और ये बाहर वाला ग्रुप वैसे का वैसे। सो दिस इज माय आंसर। अच्छा इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी होती है कि रीअरेंज बिना हुए, वैसे तो इवन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है, क्योंकि उसकी तो मैकेनिज्म भी वही है, बट फिर भी कुछ अमाउंट में बिना रीअरेंज हुआ वाला प्रोडक्ट भी बनता है कुछ अमाउंट में। तो अगर मैं विदाउट रीअरेंज वाला प्रोडक्ट बना लेती हूँ तो ऐसे केस में ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा और डबल यहाँ बनेगी, तो बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट ये तो आपस में मैच कर जाएगा ना। तो ये इसीलिए मैंने दोबारा से रिपीट नहीं लिखा, अदरवाइज जब भी आप रिएक्शन लिखो तो बिना रीअरेंज वाला भी प्रोडक्ट बनता है बट बहुत कम क्वांटिटी में इवन में, और रीअरेंज में वाला ज़्यादा बनता है। और रीअरेंज में भी ज़्यादा कौन बनता है, जो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, जो किसके अकॉर्डिंग होता है, सेटजेफ। पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं फिर देखेंगे मेजर माइनर के बारे में बातचीत। चलो आ जाओ सी वाले में कैसे करेंगे। सबसे पहले तो OH चला गया, प्रोटोनेट हुआ था चला गया, कार्बोकैटायन बन गया। कैसा है आपका कार्बोकैटायन, कुछ इस तरीके का दिखता है ना। मैं जानती हूँ कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा। अब एक बार ना इसका मैं एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट चाहती हूँ विदाउट रीअरेंजमेंट। तो अगर मैं विदाउट रीअरेंजमेंट बनाऊंगी तो ये पर्टिकुलर पोजीशन जिस पे कार्बोकैटायन है वो अल्फा और उससे जो जुड़ा हुआ है इस बीटा। अब बताओ क्या हो जाएगा विदाउट वाला प्रोडक्ट, आपकी ये पेंटेन साइक्लोपेंटेन वैसी की वैसी और ऊपर एल्कोहल। और अगर मैं इसकी रीअरेंजमेंट करवाती हूँ तो अब देखो यहाँ पे रीअरेंज कराने के टोटल 2 तरीके हैं। अब जैसे कि तुम जानते हो ये 5 कार्बन की रिंग है, तो 5 कार्बन की रिंग को बोलो क्या चाहिए होता है, एक्सपेंशन चाहिए होता है। तो ये बोलो खुद को क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। अगर ये खुद को एक्सपैंड करेगी तो आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, तुम करके देख लेना एक्सपैंड, मेरे बोलने पे मत जाना, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर मुझको नहीं लिखना है, पेपर तुमको लिखना है। तुम जितनी बार चीज़ों को या सॉल्व कर करके देखोगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। मेरे को क्योंकि पता है ना कि ये प्रोडक्ट बनने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बट ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि तुम भी डायरेक्ट लिख पाओगे। जब इनिशियल लेवल में मैंने करना सीखा था तो ऑब्वियसली किसी और ने भी करना सीखा था, तो एक रेजिस्टेंस आता है। ऐसा नहीं है कि तुमको आ रहा है मतलब तुम कमजोर हो, आता है, सबको रेजिस्टेंस आता है। हाँ ये बात अलग है, कुछ लोग जताते नहीं है कि उनको रेजिस्टेंस आ रहा है, वो बताते हैं हाँ हमको सब आता है, बट जिस इंसान को सब आता है उसके पीछे की प्रैक्टिस उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। अच्छा आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक और रीअरेंज करने का तरीका है कि आपको सिंपल, अभी फिलहाल ये देखो कितना डिग्री 1 डिग्री, यहाँ आ जाएगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। तो आप क्या करो उसको सिर्फ डिग्री के रिस्पेक्ट में आप उसको क्या कर लो, रीअरेंज कर लो, देखा है ना। तो ये वाला तो एक प्रोडक्ट में ऑलरेडी बना चुकी हूँ विदाउट वाला। अब अगर कोई मुझे ये पूछेगा कि मैम अगर मैं सिंपल डिग्री वाली शिफ्टिंग करता हूँ तो डिग्री वाली शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा,
डिग्री वाली शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग ये मेरी अल्फा पोजीशन है, तो इसको मैं अपना बीटा कह लेती हूँ, और ये मेरा बीटा ही कहलाएगा क्योंकि दोनों सेम है, और ऊपर डैश कह लेती हूँ। ठीक है, चलो बनाओ, इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार बीटा डैश से बनेगा। तो अगर मैंने ये प्रोडक्ट बीटा से बनाया तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और अगर मैंने ये प्रोडक्ट बीटा डैश से बनाया तो ये प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला वही प्रोडक्ट है, सेम एज विदाउट रीअरेंजमेंट? जब हम लोग ने रीअरेंजमेंट नहीं की थी और मैंने कहा था कि बिना रीअरेंजमेंट किया भी एक प्रोडक्ट, तुम्हें नहीं लगता कि ये वही वाला है? हाँ, ये सेम हो गए, चलो अच्छी बात है। रिंग एक्सपैंड हो चुकी है, रिंग एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग भी एलिमिनेशन कर दो। तो जहां कार्बोकाइनेटिक अल्फा, उसके आजू बाजू वाला इज नोन एज आप लोग का बीटा। तो बताओ ये कहानी कैसी हो जाएगी? ये आप लोगों की रिंग, और वहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो, बन गया प्रोडक्ट, ये रिंग एक्सपेंशन का प्रोडक्ट। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जरूरी नहीं है ना कि पेपर में आपको डिहाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट पूछे, आपको पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन में टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमको, मतलब टोटल कितने टाइप के प्रोडक्ट दिखने को मिल रहे हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको आंसर कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ऐसे में कई बार ब्रैकेट में वो लिख कर देता है एक्सक्लूडिंग आइसोमर्स, मतलब आप सिर्फ देखकर बताओ कि कितने बन रहे हैं। जैसे कि फिलहाल अगर मैं सिर्फ देखकर बताऊं कितने बन रहे हैं, तो टोटल 3 बन रहे हैं, एक ये वाला, एक वाला और एक ये वाला। ये तो खैर रिपीट हो गया ना, तो रिपीट को नहीं ले, तो एक्सक्लूडिंग आइसोमर्स बोल रहा है, मतलब ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में सोचना है ना ऑप्टिकल के बारे में सोचना है, ठीक है। लेकिन कई बार ब्रैकेट में लिखकर आता है इंक्लूडिंग आइसोमर्स, या फिर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखकर आता है इंक्लूडिंग आइसोमर्स। तो ऐसे में अगर डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन बना रहे हो एक प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली आपको सोचना है कि कहीं वो अल्कीन जीआई तो नहीं दे रही, क्योंकि अगर दे रही है तो फिर उसके सिस और ट्रांस फॉर्म बनेंगे, और सिस और ट्रांसफॉर्म बेसिकली गिनेंगे प्रोडक्ट में। फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपके सबस्ट्रेट में कहीं कोई कायरल सेंटर तो नहीं है, यानी कि किसी भी कार्बन के अराउंड चारों ग्रुप अलग तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी कार्बन के अक्रॉस चारों ग्रुप अलग है तो ऐसे में बोलो क्या करना पड़ेगा आपको वहां पर फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी पॉसिबिलिटी तलाशनी होगी। तो ऐसे में तुम क्या करोगे, फिर जवाब दोगे, ठीक है। चलो ठीक है ना। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि जैसा सिखाया जा रहा है वैसा ही क्वेश्चन पेपर में आए। आपको प्रोडक्ट लिखना सिखा रहे हैं, उसकी जो कहते हैं ना वेरिएशन क्वेश्चन में, वो तो कैसे भी बनाए जा सकते हैं। अब मान लेते हैं यही सेम क्वेश्चन है, मैंने सबस्ट्रेट बदल दिया, लो मैंने यहाँ पे खैर 2 OH लगाए हैं। क्वेश्चन में मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि मैं जो रिएजेंट ले रही हूँ वो 1 मोल ले रही हूँ। कई बार कैसा होता है क्वेश्चन में आप लोगों को ये मेंशन करके दिया जाता है 1 मोल ले रहे हैं। तो 1 मोल लेने से क्या होता है, वो सिर्फ किसी एक को ही क्या कर पाएगा, रिएक्शन करवा पाएगा, दूसरे को फिर नहीं करवा पाएगा। कई बार क्वेश्चन में लिख के रहता है एक्सेस मतलब जितने हैं, जहां जहां पॉसिबिलिटी बनती है हर जगह रिएक्शन करा लो। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो एक्सेस क्वांटिटी में ही है, वो सबको करवा ही देगा। तो यहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन करने के लिए जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिए, बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मैंने तुम लोगों को लिस्ट लिखवाई थी, खैर भूलना मत उसको, है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मैंने अच्छी खासी लिस्ट लिखवाई थी, जैसे मैंने बताया था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और आप लोगों का क्या नाम है H3PO4, ये दोनों बहुत ही आप लोगों को क्या होते हैं, फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब ये कतई मत समझ लेना कि सिर्फ यही दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, बट इतना तो कम से कम तुमको पता होना चाहिए कि ये एटलीस्ट हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा है, इन दोनों के बारे में सबको पता होता है, बट जो और तुम लोगों को लिस्ट लिखवाई थी वो ज्यादातर स्टूडेंट्स याद रखते नहीं है, और जब वो याद रखते नहीं है तो वो लोग क्या हो जाता है, वहां पर आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आप लोगों का वो पहचान नहीं पाते। अरे यार ये तो हमारा क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, आपको क्या कह रही थी मेरे को भूल गई, हाँ, कि ये तो डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है। उन्हें लगता है कि अरे नहीं करके ये तो डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन थोड़ी ना है, छोड़ो जान दो करके, है ना। अच्छा चलो, तो अभी फिलहाल मैं तुम्हें E1 हो रहा है, E2 हो रहा है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो मान के चल रहे हैं कि 99% केस में E1 ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो ये E1 हो रहा होगा। E1 हो रहा है तो कार्बोकैटायन को रीअरेंज करके ही प्रोडक्ट आपसे मांग रही हूँ।
अच्छा, किन केसेस में E2 होता है वो भी मैं लिखवा दूंगी, ठीक है, उसको अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना बड़े प्यार से। बट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब कई पता नहीं शैतानी खोपड़ी होगा दिमाग, पता नहीं कैसा चलता है यार, मेरे को तो समझ नहीं आता। वो लोग क्या करते हैं, ये लो मैडम, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। यार कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना सकते हैं? बॉन्ड बनाने के लिए एक के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी दो दो, और एक के पास नहीं होगा तो भी चलेगा, या दोनों के पास एक एक होना चाहिए। यहाँ तो दोनों ही भिखारी हैं, कहाँ से बनाएंगे इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड? तो अगर किसी का दिमाग ऐसा चल रहा है तो उसे काट दो, ठीक है। फिर क्या होगा, इस पॉजिटिव के नजर में बीटा कौन है, ये, इस पॉजिटिव नजर में बीटा कौन है, ये, है ना। तो वो दोनों रिस्पेक्टिव लोग अपने अपने बीटा को रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को। अगर मान लेते हैं बीटा से रिमूव हुआ तो ऐसा, बीटा डैश हुआ तो ऐसा, ये इस तरीके की कहानी होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा जो मैंने क्रॉस मारा है, तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके बारे में कतई भी सोचने का भी नहीं। डन। अच्छा, अब जैसे मैंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के जो अल्कोहल वो आपको इवन मैकेनिज्म देते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर ना जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट देखते हो, ठीक है, अल्कोहल्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोनेट करते हैं। तो प्रोटोनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आप लोगों का वो लेना पड़ता है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना, जो उसको H+ प्रोवाइड करेगा या जो भी होगा। तो अगर मानते हैं आप लोगों के पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आप लोगों के पास H2SO4 है और मान लेते हैं H3PO4 है, जो कि ये दो लोग बहुत ज़्यादा कौन होते हैं। इवन आप तो अपनी बोर्ड्स के सिलेबस में ना इन्हीं दोनों को देखोगे, और उसकी नज़र से बात करूँ तो ये दोनों को अगर आप देखें साथ में, तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों आप लोगों के चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग किस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, ये हमेशा इवन को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मान के चलो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कुछ और ले लिए, जैसे मान के चलते हैं आपने Al2O3 ले लिया, है ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। आपने मान के चलते हैं P2O5 लिया, ये आप लोगों का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। फिर अगर आपने THO2 ले लिया, अगर धूम में देखना है कि TH तो पीरियोडिक टेबल देख लेना, W ले लिया, W तो पता होना चाहिए, खैर नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल में देख लेना, WO3 ले लिया। तो इन लोगों के साथ क्या होता है, आपका जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है ना वो फिर E2 में चला जाता है, ठीक है। अल्कोहल फिर कैसा डिहाइड्रेशन करते हैं, कैसा एलिमिनेशन करते हैं, वो फिर E2 एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों तो क्वाइट फेमस है Al2O3 और P2O5, बट THO2 WO3 उतना फेमस नहीं है, याद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और इसी में E2 में तुम तो जानते हो इवन रिएक्शन हमेशा सेडजेफ का गुणगान करती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट सेडजेफ वाला होता है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई रेजोनेंस वाली चीज ना आ रही हो तब तक। लेकिन जो E2 होती है ना, ये कुछ कुछ कंडीशन में सेडजेफ का भी प्रोडक्ट दे देती है, कुछ कुछ कंडीशंस में ये क्या कर देती है, इवन का प्रोडक्ट, सॉरी हॉफमैन का भी प्रोडक्ट दे देती है। तो यानी कि जब हम Al2O3 और P2O5 यूज करते हैं तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होता है सेडजेफ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, यानी कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो प्रोडक्ट उतना मेजर। लेकिन अगर आप इन दोनों के अकॉर्डिंग चलते हो ना, तो ये बेसिकली किसको फेवर करते हैं, हॉफमैन के प्रोडक्ट को फेवर करते हैं, यानी कि अपोजिट ऑफ सेडजेफ। तो कभी भी अगर अल्कोहल देखो तो डायरेक्टली अपने मुंह में ये मत फोड़ देना कि नहीं मैडम ये तो हमेशा इवन करेगा। वो इवन भी कर सकता है, वो E2 भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या ले रहे हो। कई बार ना सिंपली डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखकर आ जाता है H+, मतलब प्रोटोनेट कर दिया, वो H+ कहाँ से आया कैसे आया कोई अता पता नहीं। तो ऐसे केस में आप फिर उसको इवन मान के चलेंगे कि हाँ करके H2SO4 से आया होगा या फिर H3PO4 से, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट था जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते इसको सीखा। तो अपनी नोट्स कॉपी में अच्छी जगह कहीं लिख के रखना, अपनी रूल बुक में कहीं लिख के रखना। चलो एक और क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है किस चीज को, प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है और साथ ही साथ में आपको मैकेनिज्म को भी प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। मतलब E1 होगी कि E2 होगी कि आपकी E1CB होगी। खैर मैंने अभी तक EI पढ़ाया नहीं है तो मैं E1 EI वाला क्वेश्चन भी नहीं दे रही हूँ। तो पहला सबस्ट्रेट जो तुम लोगों के पास है वो मान लेते हैं ये है ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे लगा Br,
और रिएजेंट का जो इस्तेमाल किया है NaOH हीट, और यहाँ पे दे दिया भैया हमने पानी। ठीक है, चलो दूसरे वाले सबस्ट्रेट में आ जाते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद डिटेक्ट करने बैठेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, Br यहाँ पे मैंने लिया H2O ऑब्लिक हीट, फिर C वाले में यहाँ पर PH, यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर ऐसे यहाँ पे Br, और यहाँ पर है आप लोगों का NaOET और यहाँ पे ETOH। ठीक है, ओके। देखो अभी क्वेश्चन वाले ने पहले ही बोल दिया है कि E1 E2 और E1 CB इन्हीं तीनों में से पहचानना है, मतलब SN के बारे में सोचना भी नहीं, और ऊपर से इस क्वेश्चन में हीट लिखी हुई है तो डेफिनेटली फिर तो SN के बारे में नहीं सोचना है। बट खैर क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन किया है तो अगर तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन भी आ रहा होगा ना SN का तो उसको लात मार देना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिया गया है NaOH और साथ में लिया गया है H2O। तो H2O जैसा कि हम सब जानते हैं क्या होता है आप लोगों का सॉल्वेंट है, और वो भी कैसा सॉल्वेंट है भैया। H2O तो चीख चीख के कह रहा है कि मैं क्या हूं, मैं एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हूं। क्या हूं मैं? एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। राइट, सही कह रही हूं मैं? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कुछ कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। NaOH क्या है आप लोगों का? NaOH के अंदर से OH निगेटिव। अब देखो OH निगेटिव आप लोगों का एक कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है कि आप लोगों का एक वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस लिए हो और अगर आप पोलर प्रोवेंट लिए हो तो स्ट्रॉन्ग बेस किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस क्या बताना चाह रहा है कि रिएक्शन को E2 के अकॉर्डिंग लेकर जाओ, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कहना चाह रहा है कि रिएक्शन को E1 के अकॉर्डिंग लेकर जाओ। तो आप किसकी सुनोगे? सॉल्वेंट की सुनोगे कि बेस की सुनोगे? तो ऐसे में डोमिनेटिंग फैक्टर जो होगा वो आपका बेस वाला होगा। क्यों बेस ने डोमिनेटिंग फैक्टर क्यों कहा? क्योंकि मान के चलो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो है जो रिएक्शन की रेट को इनहैंस करता है लेकिन रिएक्शन को शुरू नहीं करता है। तो ऐसे में वो बेस ही है ना जो रिएक्शन को शुरू करता है। अगर रिएक्शन ही शुरू नहीं होगी तो इनहैंस या डी इनहैंस करने की तो फिर बातचीत ही पैदा नहीं होती। सो देयरफॉर यहाँ पे बेस को देखेंगे, और बेस सिंस हमारा क्या है बोलो, स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिएक्शन किस के वाया जाएगी? ये रिएक्शन E2 के वाया जाएगी। और E2 में हम लोग जनरली 99% केसेस में कौन से वाले प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते हैं? ZZF। तो इसका प्रोडक्ट अगर मैं तुमसे बोलूं कि देखो यहाँ लिखा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, तो ऐसे में आप दोनों प्रोडक्ट बना सकते हो, बट ऑप्शन में ना कोई एक ही बना हुआ होगा, और वो भी कौन सा वाला बना हुआ होगा? मेजर वाला बना हुआ होगा। तो आप मेजर बनाओ, मैं खैर दोनों बना देती हूँ ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो एक बनेगा आप लोगों का कुछ ऐसे, और इसके साथ एक प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का कुछ ऐसे। ठीक है, तो मेजर कौन सा होगा? ये वाला प्रोडक्ट आप लोगों का मेजर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में आ गए हम लोग भैया, बड़ी खुशी खुशी आए हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल तो है नहीं, अच्छी बात है। वो भी कितना डिग्री का अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री का। तो जो 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? E1 रिएक्शन। क्यों ये E1 रिएक्शन क्यों प्रेफर करते हैं? E2 क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले से हम सीखते आ रहे हैं कि जितना ज्यादा आपका सिस्टम बल्की होगा, बल्कि सिस्टम बोलो क्या करेंगे आप लोगों की? कौन सी रिएक्शन करेंगे आप लोगों की? आप लोगों की E1 या फिर SN1। तो यहाँ पे ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग बड़े मजे से 3 डिग्री है तो ये लोग तो E1 करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो SN1 भी हो सकती है ना, बट SN1 होगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है? आप लोगों से E1 E2 E1 CB में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मेरा बेस कौन है वो सोचो। मेरा बेस कौन है? बेस तो यहाँ तो H2O ही लिखा है, तो यही बेचारा H2O मेरा बेस है और यही H2O मेरा सॉल्वेंट भी है। अब H2O के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि ये एक वीक बेस होता है? ये एक वीक बेस होता है। ठीक है, क्या होता है? ये वीक बेस।
क्या होता है? ये एक वीक बेस बराबर वीक बेस होता है, गंदा, है ना। ये क्या है? एक वीक बेस है। और एज वेल एज अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये ऊपर से पुअर न्यूक्लियोफाइल भी है। तो जो तुम्हारी लास्ट क्लास हुई, लास्ट क्लास में जहाँ पे मैंने तुम्हें E1 E2 के बीच में डिस्टिंग्विश करना सिखाया था, कुछ रूल्स बताए थे, उस रूल में मैंने तुमसे क्या बातचीत की थी कि अगर आपके पास एक 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री हमेशा E1 करेगा, ऐसा नहीं होता। SN1 में हमेशा होता था ना कि अगर 3 डिग्री दिख रहा है तो हमेशा SN1 करेगा, तो 1 डिग्री दिख रहा है तो हमेशा SN2 करेगा। बट एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता। एलिमिनेशन में अगर आपके पास 3 डिग्री है और आपके पास एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो वो E1 करेगा। अगर आपके पास पुअर बेस है तो भी वो क्या करेगा? E1 करेगा। बट अगर आपका सबस्ट्रेट 3 डिग्री है लेकिन अगर तुमने वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस लगा दिया, चाहे वो बल्कि हो या चाहे वो बल्कि ना हो, वो फिर E2 करने लगेगा। तो काइंडली एलिमिनेशन रिएक्शन को आप डिग्री देखकर डायरेक्टली E1 E2 घोषित ना करें। वहां पे जो बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो लास्ट क्लास में सिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा बताओ? ये फॉलो करेगा तुम लोगों की प्यारी सी कौन सी मैकेनिज्म? E1 मैकेनिज्म। तो यहाँ ये परफॉर्म करने वाला है आप लोगों का E1 मैकेनिज्म को। अब अगर E1 मैकेनिज्म फॉलो होगी तो तुम तो जानते हो कि कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो फिर रीअरेंज होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। चलो ठीक है, तो Br को हटा देते हैं, कार्बोकैटायन बना लेते हैं। क्या वो कार्बोकैटायन और फर्दर रीअरेंज होगा क्या, इस बारे में सोचो। तो कई लोगों की दिली इच्छा होती है कि चलो उस कार्बोकैटायन को बेंजीन रिंग के ऊपर यानी कि पीएच के ऊपर ले जाएं। तो भाई साहब वो कार्बोकैटायन जहां है वो वहां बहुत खुश है, बेंजीन बढ़ाएगा ना तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी बिगाड़ कर आ जाएगा, इसीलिए वो वहां नहीं जाता, वो जहां है वो वहीं रहता है और उसी के आजू बाजू अपना बीटा ढूंढ लेता है। तो मैंने पढ़ाते वक्त भी ये चीज चीख चीख कर बताई है कि बेंजीन रिंग के पास कोई बीटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेंजीन रिंग का कोई भी एक कार्बन उठा लो, वो आपने आजू बाजू वाले कार्बन के साथ ही टोटल 3 बॉन्ड बना चुकी होती है, और चौथा बॉन्ड वो ऑलरेडी बाहर की तरफ किसी और के साथ बनाई हुई रहती है। तो उसके पास 5वां बॉन्ड तो नहीं बना सकती ना, उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो इसीलिए यहाँ कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं होता बेंजीन में, यहाँ पे से दोनों ही बीटा है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगी तो मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा? समथिंग लाइक दिस, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आंसर है। तो एलिमिनेशन इज नॉट लाइक SN1, नॉट लाइक SN2 कि मुंह उठाया और पट 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 प्रोडक्ट बोल दिया, है ना। अच्छा, तुम्हें लगता कुछ गड़बड़ हो गई है? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है, बढ़िया। लेकिन फिर भी खैर, अगर मैं तुमसे पूछती क्या ये रिएक्शन SN1 दे सकती है क्या या SN2 दे सकती है क्या, तो तुम बोलोगे मैडम ये SN1 दे सकती है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री वाले हमेशा SN1 है। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए खैर बता रही थी। आगे कंटिन्यू करते हैं, इस वाले में आ जाओ। देखो क्या यूज किया है? NaOET, यानी कि यहाँ पे क्रिएट होने वाला है ETO निगेटिव। ETO निगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बराबर क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पे क्या है मेरा? सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट अल्कोहल है। ठीक, कौन है ये? अल्कोहल, आप लोगों की प्यारी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, E1 की E2? डिग्री तो देखना ही मत। ठीक है, चलो मान लेते तुम में से कई लोगों को डिग्री देखने का कीड़ा है, तो वो लोगों ने देख लिया, लो ये मैडम 2 डिग्री है। 2 डिग्री को देखकर तुम क्या जज कर पाओगे कि वो E1 देगी कि E2 देगी कि क्या करेगी, बताओ। तो अगर आप एक 2 डिग्री के पास हो ना, तो 2 डिग्री तीनों दे सकती है, E1 E2 E1 से भी तीनों। बल्कि एलिमिनेशन में लास्ट क्लास में मैं तुमको बताया था ऑलमोस्ट हर रिएक्शन तीनों ही देती है, सिवाय 1 डिग्री को छोड़कर ये तीनों दे सकती है। बट जरा गौर से देखना, तुम्हें ही लगता कि ये बीटा पोजीशन है? तुम्हें ही लगता कि बीटा पोजीशन के बाजू में इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना? और कल ही हमने क्लास सीखा है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इसमें E2 भी, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो तो E2 में जाना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो काय में जाना? E1 CB में जाना।
ठीक है, तो यहाँ आएगा आप लोगों का E1CB। और अगर मैं E1CB के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखवाना चाहूँ तो तुम्हें शायद पता होगा, कल अगर क्लास में ठीक से ध्यान दिया है तो, कि बीटा पोजीशन पे कार्ब अनायन बनता है और उसके बाद लीविंग ग्रुप छोड़कर जाता है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके की चीज दिखेगी। और फिर आप क्या करोगे, वहां से लिविंग ग्रुप को भगाओगे और लिविंग ग्रुप को भगाने के बाद डबल बॉन्ड वहां पे ऐसे क्रिएट कर लोगे। सो दिस वुड बी योर प्रोडक्ट। ये बन जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो रिएक्शन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही उसका समाधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं तुम लोगों को ये दिया है, क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब आपको ऑप्शन में दो दो चीजें दी हुई होंगी। ठीक है, लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स करना है तुम्हें उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को या पर्टिकुलर कंपाउंड को जो उस पर्टिकुलर ज्यादा बेटर तरीके से बोलो क्या होता है, फिट होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, गिव मोर सेट्स प्रोडक्ट, आपको ज्यादा सेट्स प्रोडक्ट मिलना चाहिए E2 में। इसके लिए उसने ऑप्शन क्या देके रखे हैं, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लू या फिर ये बड़ा सबस्ट्रेट। बताओ किसमें ज्यादा आपको E2 में, मतलब ये रिएक्शन E2 के वाया जाएगी, उसने पहले ही बता दिया, और किसमें सेट्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं BR लिखना भूल गई हूँ। खैर, तो देखो पहले तो डिग्री देख लो, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री वाले हमेशा E2 करते हैं। ठीक है, याद रखना। 3 डिग्री वालों का कोई ईमान नहीं है, वो E1 भी कर सकते हैं, E2 भी कर सकते हैं, बट जो आपके प्राइमरी वाले होते हैं ना, चाहे वो हिंडर्ड हो या चाहे वो हिंडर्ड ना हो, वो हमेशा E2 करते हैं, हमेशा मतलब हमेशा। और ये जो 2 डिग्री वाले हैं, इनका भी कोई धर्म ईमान नहीं होता है, ये भी इधर उधर डगमग 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 डोलते रहते हैं, बस बेशर्मो समान। अब बताओ सबसे ज्यादा मेजर सेट्सअप आपको कहाँ मिलेगा? तो ठीक है, आप बनाकर देख लीजिए प्रोडक्ट, बताओ क्या होगा। ये अल्फा, इस बेचारे के पास तो 21 बीटा है, तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाती हूँ तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, ये ऐसा। अच्छा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, गिनो तो जरा। इसके पास, बेचारे के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है मात्र। फिर तो ऐसे केस में तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा, इस वाले को देख लेते हैं, ये वाली चीज, इसके पास ये अल्फा है, इसका बीटा अगर ये हुआ तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ये भी तो है, ये भी बन जाएगा। तो अगर मैं इसके नजर से देखूं तो इसके पास एक अल्फा है, लेकिन तुम तो जानते हो कि सेट्सअप प्रोडक्ट हम इसको कहेंगे, वाले को सेट्सअप कहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग बताओ कितने अल्फा है, 9 अल्फा है। और अगर 9 अल्फा है तो ऐसे केस में ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब करेक्ट डिस्क्रिप्शन को कौन फिट बैठता है, बाजू वाला ऑप्शन फिट बैठता है। ठीक है, तो देखते बराबर चीजें दिमाग में तुरंत चली जाएंगी, ऐसा नहीं, उनको सॉल्व करना पड़ेगा लाइक मैथ्स, और फिर डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे इसी के बी पार्ट में बोला गया है, गिव्स अ मिक्स ऑफ 2 अल्कीन्स, मतलब 2 अल्कीन्स आपको मिलेंगी आंसर में अगर रिएक्शन को आप E1 के थ्रू करवाते हो तो। ठीक है, अच्छा सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है, इसमें ये लिखते चलो, जान दो, इसको हटा दो। क्या दिया हुआ है आपके पास सबस्ट्रेट, यहाँ ऊपर में OH, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, और बाजू में दिया हुआ है एक और 6 कार्बन का गोला, इधर पे OH और इधर पे Me। याद रखना 2 अल्कीन्स मिलनी चाहिए। तो मैं अगर पहले वाले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाऊं तो जैसा कि अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया, E1 है, कार्बोकैटायन बनेगा, OH जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज को मैं रीअरेंज ना करवाऊं तो पहले तो बना लेते हैं भैया पॉजिटिव चार्ज दिखता कैसा है। लो, ये आपका पॉजिटिव यहाँ दिखेगा और ये चीज ऐसा। अगर मैं इसको रीअरेंज ना करवाऊं, विदाउट, ठीक है, विदाउट, अगर मैं इसको रीअरेंज ना करवाऊं तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन सी हो सकती है पॉसिबिलिटीज? एक ये इसका बीटा बन सकता है और एक ये इसका बीटा बन सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। चलो, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग मैं आंसर लिख लूं तो ये चीज कैसी होगी, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बाकी के 2 लोग। अगर मैं बीटा डैश के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिख दूं, बीटा डैश के अकॉर्डिंग बोलो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर
ठीक है, और एक यहाँ। पक्का कि कुछ गड़बड़ कर दिया हमने? नहीं, सही है। लेकिन तुम तो जानते हो कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है, और अगर यहाँ रीअरेंजमेंट हुई तो ये चीज बताओ कैसी दिखेगी? आप लोगों का ये रिंग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और ये वैसे का वैसे। उस पॉजिटिव को फिर से नीचे ले जाने का मत सोचना, क्योंकि नीचे वाला भी 3 डिग्री है, अभी वो जहां है वो भी 3 डिग्री है, तो रीअरेंज करा के तुम्हें क्या मिल जाएगा फर्दर, है ना। अच्छा, अब ये तुम्हारा अल्फा है, ये इसके रिस्पेक्ट में बीटा है, और एक बीटा ये है। तो यानी कि अगेन यहां से 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर मैं बीटा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखूं, बीटा के अकॉर्डिंग, तो बीटा रिंग जरा बताना भाई ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? ये दोनों वैसे के वैसी, यहाँ पे क्रिएट हो गया, बोलो कौन? डबल बॉन्ड। अगर बीटा डैश के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे आप लोगों का डबल बॉन्ड, और ये ऐसे का ऐसी। क्या कोई प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है क्या? वो चेक कर लो, क्या कोई प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है क्या? देखो, ये आप लोगों के पास पहले कैटेगरी का प्रोडक्ट फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड कैटेगरी का प्रोडक्ट, और ये तो खैर आपके दोनों ही सेम टाइप के हैं, तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड कैटेगरी का प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, यानी कि यहाँ पे 3 अल्कीन्स मिलेंगे हमको। ऑप्शन 2 में आ जाओ, ऑप्शन 2 को आप जरा सॉल्व करिए। अगर ऑप्शन 2 को सॉल्व करें तो सबसे पहले तो कार्बोकैटायन क्रिएट करवा लो। ठीक है, क्या क्रिएट करवा लो? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे Me रहेगा, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ भले ही ये रिएक्शन E1 के वाया भी हो रही है, बट करंटली आप जिस कार्बोकैटायन पर हैं वो 3 डिग्री है, और आजू बाजू का माहौल 2 डिग्री वाला है, तो वो फर्दर डिग्री के रिस्पेक्ट में तो देखो खुद को रीअरेंज नहीं करवाएगा। रिंग एक्सपैंड हो नहीं सकती, क्योंकि 6 का 7 बन नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है स्टेबिलिटी के मामले में। तो ये भैया जैसी है वो वैसी ही रहेगी। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा इसका बीटा कहाँ है, तो ये इसका अल्फा है, ये पर्टिकुलर पोजिशन, ये पर्टिकुलर पोजिशन बीटा, और ये पर्टिकुलर पोजिशन बीटा डैश, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये भी बीटा, और ये पर्टिकुलर पोजिशन बीटा डैश। अगर मैं बीटा डैश के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखती हूं तो ये प्रोडक्ट बीटा डैश के अकॉर्डिंग बताओ कैसा दिखेगा? आप लोगों की रिंग में यहां कहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वैसे का वैसी, है ना। और अगर मैं बीटा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखती हूँ तो यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड लेट से क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ऐसा, खत्म कहानी। तो अब बताओ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 2 अल्कीन्स का मिक्सचर में चाहिए। तो 2 अल्कीन्स का मिक्सचर आपको कहाँ मिल रहा है? पहले वाले केस में मिल रहा है कि दूसरे वाले केस में मिल रहा है? दूसरे वाले में। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, है ना। आपके वाले केस में तो क्या मिल गया आपको? वहां केस में तो आप लोगों को ये मिल गया ना कि भैया वहां पर क्या कहते हैं 3 मिल गए, फिर तो इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना था। चलो एक और करते हैं इसी टाइप का सवाल। रिएक्ट्स मोर रैपिडली विथ कोल्ड एक्वस की HBr। अच्छा, कोल्ड भी है, एक्वस भी है, बढ़िया, सब बढ़िया है ना, ये आ गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन तुम लोगों के पास कुछ इस प्रकार का है। अभी अभी तुम्हें बताए थे हम कि ये E1 भी कर सकती है, ये E2 भी कर सकती है। अब इसको E1 के थ्रू लेके जाएं कि इसको E2 के थ्रू लेके जाएं, सबसे बड़ी समस्या। तो देखो, जब भी आपको सोर्स दिखे H+ का, भले ही बेचारा कोल्ड है, भले ही बेचारा एक्वस है, हॉट होगा तो क्या होगा? रिएक्शन थोड़ी और स्पीड हो जाएगी। कई जगह हॉट और कोल्ड से प्रोडक्ट में अंतर आ जाता है, बट खैर जब भी आपको अल्कोहल्स के केस में कोई एक ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलता है जो H+ प्रोवाइड कर रहा है, बड़ी खुशी खुशी कि लो मेरा H+ लेकर जाओ, लो मेरा H+ लेकर जाओ, तो वो E1 के वाया ही जाएगा, है ना। वो E1 जाएगा, यानी कि कार्बोकैटायन बनेगा। अच्छा, पहले बना लेते हैं कार्बोकैटायन, फिर आगे की बातचीत करते हैं। तो यहां बनेगा आपका कार्बोकैटायन, और इस पर्टिकुलर प्राणी का कार्बोकैटायन यहां बनेगा। अब बताओ ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? ये 3 डिग्री का, और ये डिग्री का है, ये आप लोगों का 2 डिग्री का। जब तुमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए थे ना, वहां पर भी तुमको ये डिहाइड्रेशन वाला काम करवाया है मैंने, राइट। वहां पे भी मैंने तुमको डिहाइड्रेशन वाला काम करवाया है, और वहां पे भी तुमको बताया है कि किसी भी रिएक्शन का रेट, ठीक है, कब ज्यादा होता है? जितना स्टेबल उसका इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, क्यों? जितना स्टेबल उसका क्या होगा? इंटरमीडिएट। तो जैसा कि हम जानते हैं कार्बोकैटायन की दुनिया में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू व्हाट? आप लोगों का
2 डिग्री। तो इसीलिए ये आप लोगों का ज्यादा स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट देगा उसकी रिएक्शन की स्पीड उतनी ही क्या होगी, फास्टर। इसीलिए जो ये पहला वाला अल्कोहल दिया है ये फास्टर होगा, और जो दूसरा वाला दिया है वो आप लोगों का स्लोअर होगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और लेट्स से क्वेश्चन में आपको बोला गया है गिव दी प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, मतलब आपको रिएक्शन लिखनी है ऑफ KOH। अच्छा, KOH के साथ लिखनी है किसकी, C4H9Br लिखनी है। उसके बाद C2H5CHBrCH3 की लिखनी है। सी ऑप्शन में आपको Me3CBr की लिखनी है। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए। तो खैर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तुम लोगों ने सबने IUPAC में सीखा है। तो अगर मैं ए वाले के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो C4H9Br है, मतलब एक 4 कार्बन और उसके कॉर्नर वाली पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, और आप KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला है कि एक्वस KOH कि अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH बोलता तो मैं तुम्हें बता दूं, जब जब दुनिया में तुम्हें अल्कोहलिक वर्ड दिखे तो रिएक्शन एलिमिनेशन के वाया होगी और E2 के वाया होगी, और अगर आपको कभी भी एक्वस वर्ड दिखे तो सब्स्टिट्यूशन ही होता है। बट यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि आपका क्या कहते हैं एलिमिनेशन होगा। फिर क्या करें, आप दोनों प्रोडक्ट लिखो। तो अगर मैं इस फर्स्ट ऑप्शन वाले का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं कर रही हूं, तो ये चीज ऐसी दिखेगी, यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। और अभी तुमको मैंने बताया था, ठीक है, क्या बताया था, आप लोगों के पास अगर एक 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आए तो भैया वो दुनिया में हमेशा SN2 करता है, और अगर आपके पास एक 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड आ जाए तो वो हमेशा क्या करता है, आप लोगों का E2 करता है, सोचता भी नहीं है, कर देता है भाई E2। तो बताओ दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या बनेंगे। एलिमिनेशन में तो तुम तो जानते हो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा, और सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो लिया है रिएजेंट वो Br को हटाएगा और OH लगा देगा। तो ये मेरा पॉसिबल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, कई पेपर में आपको ऑप्शन देख के भी डिसाइड करना पड़ता है कि वो एलिमिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि इन दोनों में मेजर कौन है, तो याद रखना हमेशा सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट, अगर मान लेते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हैंड बाय हैंड साइड बाय साइड चल रही है, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है, चलो बी वाला करना है, तो पहले बी वाले का ना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। देखो क्या बोला है उसने, C2H5 यानी कि 2 कार्बन होंगे, फिर 1 कार्बन है, उस 1 कार्बन के बाद CH3 है, तो जरूर ब्रोमीन इससे ही लगा हुआ होगा, है ना। ओके, अब ये कौन है भाई साहब, ये आप लोगों का एक 2 डिग्री है। अब जो 2 डिग्री वाले होते हैं, ठीक है, अगर 2 डिग्री वाले लोग होते हैं, ये SN1 देते हैं कि SN2 देते हैं। तो हमने तो एकदम अच्छा खासा नियम बना के रखा है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आएगा तो वो हमेशा SN2 देगा, 3 डिग्री आएगा तो वो हमेशा SN1 देगा। बट ये जो 2 डिग्री वाले हैं ना, ये बेईमान लोग होते हैं, ये SN1 भी दे सकते हैं, ये SN2 भी दे सकते हैं। ठीक है, SN1 भी दे सकते हैं, ये SN2 भी दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी। अच्छा, एलिमिनेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो एलिमिनेशन में ये हमेशा E2 देते हैं। मैं अल्काइल हैलाइड की बात कर रही हूँ, ये हमेशा आपको क्या देंगे, E2 देंगे। ठीक है, ये आपको हमेशा क्या देंगे, E2 देंगे हमेशा। तो पहले यार तुम E2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिख लो, सब्स्टिट्यूशन का तमझाम अपन बाद में देखते बैठेंगे। तो दिस इज योर पर्टिकुलर अल्फा पोजिशन, ये भी एक बीटा है और एक बीटा ये भी है। तो यहाँ पे टोटल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहला प्रोडक्ट लेट से मैं अगर बनाती हूं तो पहला प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। अरे यार जगह कम पड़ गई, 2 मिनट रुको। ठीक है, पहला प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, साथ में अगर मैं बीटा से रिमूव करती हूं तो मेरा प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, है ना, यानी कि उधर कॉर्नर में। अब अगर पूछेगा मेजर कौन है, तो E2 में तो मेजर कौन होता है, ZF होता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ मेजर आपने कुछ कबाड़ा ना कर दिया हो, है ना, तो ये आपका मेजर होगा। अब बात आती है कि मैं SN1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखूं कि बात आती है कि मैं SN2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखूं, ये सबसे बड़ी तकलीफ है।
ठीक है, ये आप लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ है। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि E2 देगा, क्योंकि हम लोग जो KOH लाए हैं ये KOH आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से। अगर बेस होता तो फिर E1 भी दे सकता था, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसीलिए। अब बेस सुनो स्ट्रॉन्ग है, बेस कैसा है आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस लेकर आ गए तुम। अच्छा, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेकर आए हो और आपके पास E2 है, मतलब 2 डिग्री है, फिर क्या करें? तो फिर तो तुम जानते हो स्ट्रॉन्ग बेस किसको फेवर करता है, SN2 को। बना दो इसका प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल, ये इस तरीके का इन्वर्जन होगा, है ना, इन्वर्जन होता है SN2 में, तो ये बना लिया हमने SN2 का प्रोडक्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं C वाले में, यानी कि इसकी बातचीत करते हैं। इसका तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, METCBr, यानी कि ऐसा दिखेगा कार्बन, इसके पास ब्रोमीन और इधर पे 3 Me। अब ये 3 डिग्री है। अगर मैं SN1 और अगर मैं SN2 इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो 3 डिग्री वाले लोग हमेशा SN1 देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे लिख डालना। रिटेंशन का भी प्रोडक्ट मिलता है और आप लोगों को इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी मिल जाता है। बट हम लोग क्या करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री उतना गौर नहीं करेंगे। ये लो, लगा दिया मैंने OH। अब सबसे बड़ी समस्या है कि E1 लिखे कि E2 लिखे, क्योंकि जब जब आप 3 डिग्री का लेकर आओगे अल्काइल हैलाइड और आपको अगर ये डिसाइड करना हो कि वो E1 कर रहा है कि वो E2 कर रहा है, तो दिक्कत ये आ जाएगी कि आपने मतलब जो रिएजेंट लिया है वो कैसा है। अगर आपका रिएजेंट वीक है तो वो वीक वाले लोग क्या करवाएंगे, E1। अगर रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करवाएंगे, E2। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अल्काइल हैलाइड्स के केस में ऐसा कोई रूल मत बनाना कि 1 डिग्री है तो E2 करा रहे हैं, 2 डिग्री है तो ये करा रहे हैं। ठीक है, इसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने KOH लिया है जो कि क्या है बोलो, आप लोगों का स्ट्रॉन्ग, तो ये E2 करेगा। खैर E2 करे, मेरा क्या जाता है, ये अल्फा है ये बीटा है। प्रोडक्ट बताइए क्या बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर कार्बन, और ये दो ग्रुप आपके वैसे के वैसे। ठीक है, खत्म हो गई हम लोगों की कहानी पूरी तरीके से। ये ऐसा हो गया है ना, ये हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाने थे, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों के प्रोडक्ट बना डाले। तो इस तरीके से चीजें तुमसे पूछी जाती हैं, और जब पूछी जाएंगी तब तुम्हें अपने मुंह से शब्द फूटते आना चाहिए। ठीक है, कि ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। डन। तो फिलहाल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी यहीं पे ओवर करते हैं, कल के दिन भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़े और कल के इसमें मैं अगेन तुम्हें बहुत सारी रिएक्शंस दूंगी और कोशिश करूंगी बहुत सारी देने की, और उसमें आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा E1 के थ्रू जा रहा है, कौन सा E2 के थ्रू जा रहा है, कौन सा SN1, कौन सा SN2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी वर्कआउट करें, है ना। ऐसा नहीं होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ थेरी पढ़ते जा रहे हैं और एट द एंड आपको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो वगैरह वगैरह। तो आज की क्लास में क्या किए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या किए थे, कुछ रूल्स पढ़े थे कि किस तरीके से आप E1 और E2 को आपस में क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ